मिथुन लगन चंद्रमा सप्तम स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग मिथुन लगन में चंद्रमा के फलों का ही अध्ययन कर रहे हैं। आज बात करते हैं चंद्रमा अगर आपके सप्तम स्थान में हो मिथुन लगन वालों के लिए तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। अब अगर पुस्तकों के हिसाब से जाए, उनके अनुसार जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा धनेश होता है, मतलब आपके दूसरे स्थान का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त। जब पुस्तकों में जाते हैं तो धनेश अगर किसी का सप्तम स्थान में विराजित होता है तो वेद हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, लेकिन बाकी चीजों के लिए कोई विशेष अच्छा फल नहीं बताया गया। इंसान कामुक हो सकता है, स्त्रियों के प्रति विशेष आकर्षण होता है, अगर पुरुष है तो ऐसा होता है, अगर फीमेल है तो उससे विपरीत समझ सकते हैं हम लोग। तो क्या ऐसा ही होता है? जब फल दीपिका के भावाश्रय फलों की बात करते हैं तो चंद्रमा अगर सप्तम स्थान में हो तो सुंदर पत्नी या पति मिलता है, आपस में दोनों में बहुत प्रेम रहता है। किसको सही माने? अगर अभ्यास में जाए, बहुत सी कुंडलियों को देखने के बाद में अगर उसके अनुसार जाए तो ये बात तो सही है। बहुत से अभ्यास कुंडलियों में देखा है हमने, मिथुन लगन वालों में अगर चंद्रमा सप्तम स्थान में हो तो इंसान बोलता कम है लेकिन सुंदर होता है, सुदर्शन व्यक्तित्व होता है, चेहरे पे अच्छा ग्लेज होता है और भरे पूरे परिवार से सम्मिलित या उनके साथ रहने वाला होता है। पत्नी से विशेष प्रेम होता है और फीमेल है तो पति से विशेष प्रेम होता है। ऐसा बहुत से अभ्यास कुंडलियों में जब मिथुन लगन वालों को देखा गया चंद्रमा का फल सप्तम स्थान में तो ऐसा प्राप्त हुआ है। बोलता कम है कुछ। एक अलग बात है कि आपका वाणीकारक बुध होता है और बुध कहाँ पे विराजमान है ये उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे बहुत से पाठों में हमने बताया, जब भी चंद्रदेव के पाठों को हम लोग अध्ययन करते हैं तो बहुत बार हमने बताया है कि 9 ग्रह में 2 ग्रह ऐसे हैं जो तुरंत फल देते हैं, हर समय फल देते हैं और कभी भी फल दे सकते हैं और निरंतर इनका फल इंसान पे ट्रेवल करते रहता है। आप इनके फलों को रोक नहीं सकते, न कोई उपायों के द्वारा न किसी की दृष्टि के द्वारा। इनके फलों को रोकने का कोई भी जरिया नहीं है। हाँ, सुधार कर सकते हैं अपनी दिनचर्या के द्वारा, कुछ चीजों पे अंकुश लगा सकते हैं। विचारों पे अंकुश लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन विचारों को क्रिएट करना वो आसान है कि कौन से सही विचार हैं जिनको आपको क्रिएट करना है और कौन से गलत विचार जो आपके दिमाग में आ गए उनको स्टॉप करना है। वो चीज हम लोग कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कि संस्कार और दिनचर्या किस तरह का पालन कर रहे हैं आप। 9 ग्रहों में 2 ग्रह अच्छे होने के बावजूद खराब फल दे सकते हैं और खराब होने के बावजूद अच्छे फल दे सकते हैं। वो 2 ग्रह है बुध और चंद्रमा। पाप प्रभाव में होने से भी अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है, अगर आपके संस्कार प्रगाढ़ और अच्छे हैं और धर्मानुसार आचरण और कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो खराब ग्रह हो या खराब ग्रह के साथ बैठे हुए होने के बावजूद ये अच्छे फल देने चालू कर देते हैं, क्योंकि ये फलों को रोकते नहीं। कोई भी हालत में, चाहे नीच के हो चाहे उच्च के हो, चाहे 6, 8, 12 में बैठे हो, चाहे केंद्र में बैठे हो, चाहे किसी के साथ युति में बैठे हो या दृष्टि में बैठे हो, इनके फलों को रोकना बहुत मुश्किल है। अब रोक नहीं सकते, उसका वैज्ञानिक आधार आप खुद सोच सकते हैं कि मन को वश में साधारण इंसान या हम लोग जीव मात्र जो अपनी दिनचर्या को पैदा होते हैं,
बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, कुछ धन और यश प्राप्त करते हैं और फिर अपनी यात्रा पूरी करके चले जाते हैं। तो उनके लिए मन को रोकना संभव नहीं है, योगी रोक सकता है। और वैसे योगी अगर कोई बन जाए तो फिर ग्रहों का इफेक्ट उनके ऊपर उसी अनुपात में होता है जितने अनुपात में उसकी अपनी साधना है। बुद्ध बुद्धि के कारक है। मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो बुद्धि पे कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चित्त से, मन से जो विचार उठते हैं बुद्धि उसको क्रिएट करती है। ये आप और हम सब वर्तमान में या अभ्यास में इसको प्राय कर देखते हैं कि आपको अचानक गुस्सा उठा, हम लोग बोल दिया कि मंगल आपका बहुत ज्यादा बलवान है या नीच का है या शत्रु क्षेत्री है और मंगल गुस्से का कारक है। लेकिन हम लोगों ने यह कभी नहीं सोचा कि गुस्सा उठा क्यों। चित्त में ऐसे वातावरण बने, ऐसा केमिकल डिस्टरबेंस हुआ जिसका कारक चंद्रमा है और बुद्धि ने क्रिएट किया और बाकी ऑर्गन उसकी हेल्प कर रहे हैं, चाहे मंगल हो, शनि हो, राहु हो। तो अगर उसको मैनेज करना है तो आपको चंद्रमा को मैनेज करना है। चंद्रमा को मैनेज करने के लिए आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है। जितने भी संस्कार बनाए गए हैं, जितने भी जीवन जीने के जो नियम बताए गए हैं, वो सब चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए है। क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव पूरी पृथ्वी पे जीव मात्र के लिए चंद्रमा है। अब अगर वो सप्तम स्थान में बैठता है तो सप्तम स्थान क्या हो गया? आपकी रोजमर्रा की लाइफ जो बिजनेस के पर्पज से हो सकती है, कामों के पर्पज से हो सकती है, भोगों के पर्पज से हो सकती है। काम और भोग अगर देखना है तो आपको सप्तम स्थान देखना है। यहां पे बैठते हैं तो उन चीजों को बढ़ाते हैं। लेकिन यहां पे धनु राशि है और धनु राशि जिसकी भी होती है, आपको राशि अनुसार भी देखना पड़ेगा उस फल को। ऐसे आदमी टास्क ओरिएंटेड होते हैं, मतलब एक निश्चित जगह में अपने संस्कार या अपने काम के द्वारा जिस तरह की परवरिश में वो पैदा हुए हैं, जिस तरह के एटमॉस्फेयर में उनका जन्म हुआ है और जिस तरह की शिक्षा उनको मिली है, हो सकता है किसी पैसे वाले के यहाँ है, तो वो अपने बिजनेस में उसी तरह से वो चीज अचीव करेंगे। वो इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देके उन्होंने एक चीज बना रखी है कि मेरे को इस वे पे चलना है और उस वे पे वो निरंतर चलते जाएंगे। उनका मन भटकेगा नहीं। धनु राशि की एक विशेष या आकर्षण समझ सकते हैं या खासियत समझ सकते हैं कि धनु राशि वाले आदमी, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अपने मन को ये कंट्रोल में कर सकते हैं। इनके यात्रा में, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, चाहे जीवन यात्रा हो, इनका अपना एक वे होता है, अपना एक रास्ता होता है जिन पे ये निरंतर चलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कोई भी तकलीफ आए, स्ट्रगल आए, उसको बाकायदा वर्क करके पूरा करते। हानि और लाभ से इतना घबराते नहीं। मन बड़ा साउंड होता है इनका और उम्मीद हमेशा बनाए रखते। अब यहां से ये पूर्ण दृष्टि से जब अपने लग्न स्थान को देखते तो चेहरा खूबसूरत होता है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, चेहरे पे कुछ विशेष ग्लो होता है या ग्लेज होता है। लेकिन मन स्थिर होता है, दिमाग में विचारों का प्रवाह एनी टाइम चलते रहता है और हर चीज को कैच करना लग्न अनुसार थोड़ा संभव नहीं होता है। लेकिन अगर राशि अनुसार देखें तो यह संभव होता है। और यही खूबसूरती है ज्योतिष की कि आपको सबको सम्मिलित करके फलों को जानने की कोशिश करनी पड़ेगी।
और फल बताते समय आपको यह भी देखना पड़ेगा कि वर्तमान समय में वो जातक क्या कर रहा है और किस तरह के कामों में वो इंटेंगल है, कौन से वर्क में वो है, सर्विस में है, बिजनेस में है, क्या किस तरह का वर्क कर रहा है, बाकी कुंडली और बाकी ग्रह कैसे सपोर्ट कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये चंद्रमा का महत्व हमेशा रहेगा। अब हर चीज में लग्न को लेना, बहुत बार हमने बोला है कि लग्न आपका प्रारब्ध है, आपको मिला है। कई जन्मों के कर्म, कुकर्म, सत्कर्म की वजह से आपको ऐसे स्टार मिले हैं और इस तरह का लग्न मिला है, इतने अंशों का लग्न मिला है और वो फल आपके फिक्स है, वो आपको इस जीवन में मिलने हैं। लेकिन कई बार या बहुत बार ऐसी कुंडलियां भी देखने को मिलती है कि आप उस चीज को क्रॉस कर देते हैं कि आपके लिए वो फल थे ही नहीं, फिर भी आप प्राप्त कर रहे हैं। यह है चंद्र कुंडली का इफेक्ट। आदमी अपने कर्म में, अपने संस्कार में कुछ इस तरह का डेवलपमेंट अपने दिमाग और बुद्धि या चित्त में कर लेता है कि बहुत से जन्मों के जो पेंडिंग थे, जो इस जन्म में आपको नहीं मिलने थे, वो मिलने चालू हो जाते हैं। क्योंकि जीव मात्र का उद्देश्य और एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष का उद्देश्य भी यही है कि आप उस जगह तक पहुंचो जहां से फर्स्ट शुरुआत आपकी हुई है। यानी प्रभु ने ये इच्छा की मन में कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। उस अनेकता का प्रमाण हम लोग हैं। अब उस जीव की ये यात्रा वापस वहां तक जाएगी। किस जन्म में जाएगी, कब जाएगी, जाना लास्ट वहीं पे है। ज्योतिष में ये कभी नहीं बताया गया है कि आप आज का भविष्य जानो, कल का भविष्य जानो, परसों का भविष्य जानो। ऐसी गाइडलाइन हम लोगों के प्रवर्तकों ने या उन महान ऋषि मुनियों ने कभी भी ज्योतिष में नहीं लिखा है। हाँ, उन्होंने एक श्लोक में ये बता दिया कि ऐसे ग्रह बैठे होने से इस तरह के फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरे श्लोक में जब हम लोग जाते हैं तो उन फलों को काट दिया गया, जबकि दोनों अपनी जगह सही है। बहुत से ऋषि मुनि हुए, आज भी बहुत से विद्वान हैं जो इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं और अपने अनुसार कुछ नया भी बता रहे हैं। लेकिन ज्योतिष जिसको बोला जाता है वो बहुत कुछ डिपेंड है चंद्रमा के ऊपर। बहुत बार स्पेशली इसके बारे में चंद्र कुंडली बोल के ऐसा कोई पाठ हमने साल भर पहले दिया भी था कि आज के 50-60 साल पहले, 70 साल पहले केवल चंद्र कुंडली ही देखी जाती थी, क्योंकि लग्न कुंडली बनाना भी आसान नहीं था और चंद्र कुंडली बहुत इजीली मिल जाती थी और बन भी जाती थी पंचांग के अनुसार, और उसी से वो विद्वान आपका भविष्य भी बताता था और 80% उसके अनुसार मिलता भी था। आज हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर का, गणित में या गणित के अनुसार निकालने में, इसमें ज्योतिष में कोई चैलेंज नहीं है। इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं कर सकते। चैलेंज होता है केवल फलित को बताने में। हर विद्वान अपने अनुसार, कोई पुस्तकों के अनुसार, कोई अभ्यास के अनुसार सब बताते हैं, और फलित हमेशा फ्लेक्सिबल है। यह आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह का फलित किसको बता रहे हैं। इसलिए अगर आप चैनल के द्वारा कुछ सीख रहे तो हम बहुत से पाठों में हमने बताया कि आपसे प्रार्थना केवल इतनी है कि ऑनलाइन प्रिडिक्शन कभी भी सही नहीं जाएगी जब तक आप उस जातक के बारे में जानेंगे नहीं, वो क्या चीज का काम कर रहा है, किस तरह के कर्म कर रहा है, कैसा जीवन गुजार रहा है, तब तक आपका फलित सही नहीं जाएगा। क्योंकि एक ही ग्रह अनेक तरह के फल जातक को प्रदान करता है और बहुत कुछ डिपेंड करता है
आपकी दिनचर्या और आपके वर्तमान कर्मों के ऊपर दशा महादशा का विशेष इफेक्ट होता है। किस तरह के काम कर रहे हैं और कौन सी दशा महादशा आने वाली है, और क्या आपके चंद्रमा में इस तरह का योग या इस तरह का गुण आपने डेवलप किया है कि हर परिस्थिति के साथ आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, क्योंकि ये गुण भी चंद्रमा के द्वारा ही प्राप्त होता है। उसके बाद में धनु राशि के अंतर्गत आपके मूल नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व केतु देव को प्राप्त है। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व शुक्र देव को प्राप्त है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एक चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। अब मूल नक्षत्र, उसके पहले हमने बताया था ज्येष्ठा नक्षत्र का अंतिम चरण और मूल नक्षत्र, ये सब बहुत कुछ संधि काल, गडांत, नक्षत्र गडांत, राशि गडांत, ये सब में आ जाता है। उसके विषय में हमने पाठ अलग से दिया हुआ भी है, लेकिन कुछ विशेष योग होता है ये। और इन नक्षत्रों में, गडांत में या राशि संधि में जो भी जातक पैदा होता है, बहुत स्ट्रगल होता है उसकी लाइफ में, परिवार में। लेकिन अगर उस स्ट्रगल को पार करके उसका उम्र 25-30 साल हो गया तो बहुत प्रोग्रेस करता है ऐसा इंसान। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र देव का नक्षत्र है। यहां पे अगर चंद्रमा आपका धनु राशि में होता है तो विशेष सुख भोगों की आपको प्राप्ति करवाता है, धर्म के प्रति विशेष रुचि आपको प्रदान करता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, आप मन को कंट्रोल में करने वाले हो सकते हैं। सूर्य का विशेष इफेक्ट आपके ऊपर होता है और आप निरंतर उन्नति की तरफ जाते हुए भी स्ट्रगल की मात्रा आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी। नवमांश की बात करें, कोई भी धनु राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक होने से मेष के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक होने से वृष के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक होने से मिथुन के नवमांश में रहेगा और 13.20 डिग्री तक होने से कर्क के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक होने से सिंह के नवमांश में, 20 डिग्री तक कन्या के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में और 30 डिग्री तक धनु के नवमांश में। अंश बल विषम राशि है। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था और 24 अंश तक वृद्धावस्था, 30 अंश तक मृतावस्था। जहाँ तक हम सोचते हैं कि इन फलित पाठों का अगर आप शुरू से अध्ययन कर रहे हैं तो कौन सा ग्रह कौन सी राशि में कितने अंश तक होने से कौन से नवमांश में रहेगा, ये सब आपको अभी तक शायद याद हो गया होगा। कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं, यह भी आपको याद हो गया होगा। और सम और विषम में अंश बल के अनुसार अवस्था कैसी रहती है, बाल्य, मृत, कुमार, युवा, वृद्ध, वो सब भी आपके दिमाग में फीड हो चुका होगा। और बताने का कारण भी यही है कि हम लोग एक नॉर्मल चीज, जो चीज है उसको अगर याद कर ले तो फलों को समझने में बहुत आसानी होती। आपको लग्न कुंडली के अंश देखने के साथ साथ जो आजकल बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं ऐप के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, आपको पता चल जाता है कि यह ग्रह कौन से नवमांश में चला गया। लग्न के अंश कितने हैं तो वो लग्न का अंश कौन से नवमांश में जाके लग्न बन गया, तो हम लोग फटाफट उस फल को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि नवमांश कुंडली का बहुत महत्व होता है। एक कुंडली का महत्व कभी नहीं होता है। लग्न कुंडली एक दिशा निर्धारित करती है, चंद्र कुंडली उस दिशा में चलने की प्रेरणा देती है, और नवमांश कुंडली क्या क्या स्ट्रगल आएगी, किस तरह से उस दिशा में, उस यात्रा में कैसे कैसे पड़ाव आपके जीवन में आएंगे और किस तरह से आप उन्नति करेंगे या अवनति करेंगे, वो नवमांश कुंडली बताएगी। उसके बाद में बाकी वर्ग कुंडलियां हैं जो विशेष चीज़ों को इंडिकेशन करके उसके अनुसार हम लोग देख सकते हैं। लेकिन दशा महादशा का बहुत तगड़ा महत्व होता है और गोचर के फल जानने के लिए अष्टक वर्ग का बहुत महत्व है। तो सब चीज़ों को सम्मिलित करने के बाद में कुछ समझ में आता है। बहुत कुछ इस चैनल में आपको बताया गया है और बताया जा रहा है, और निरंतर हमारी कोशिश यही है कि जो कुछ हमने अपनी 50-55 साल की लाइफ में समझा है
वो आपको बताया जाए। बाकी आप किस तरह से समझते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन अच्छी पुस्तकों का अध्ययन जरूर कीजिए। चैनल में सुनना और पुस्तकों का अध्ययन करना, ये अपने आप में आपके ज्ञान को बहुत पुष्ट करेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।